जी, पीएचपी के अंदर हमने जो आज बात करनी है वो है पीएचपी सुपर ग्लोबल्स और उसके बाद फॉर्म हैंडलिंग के ऊपर हम बात करेंगे। पीएचपी सुपर ग्लोबल से मुराद हमारे पास पीएचपी में मौजूद ऐसे वेरिएबल्स हैं जो पीएचपी के प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं और उनका स्कोप क्या है, ग्लोबल भी नहीं बल्कि सुपर ग्लोबल है कि आप उन वेरिएबल्स को जब चाहें और जहां चाहें कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वेरिएबल की डिफरेंट नेचर है और डिफरेंट उसका फंक्शन है, ठीक है। जिसमें आप देखें कि एक को कल हमने थोड़ा सा देखा था जिसमें था ग्लोबल्स के नाम से ना, कि जब भी आप अपने एरे को जनरेट करते हो या वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, जितने भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो ना पीएचपी के अंदर, वो ग्लोबल नाम के सुपर वेरिएबल एरे के अंदर स्टोर है। ग्लोबल इज अ पीएचपी सुपर ग्लोबल वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स फ्रॉम एनीवेयर इन द पीएचपी स्क्रिप्ट। यानी आप ने अपनी पीएचपी के अंदर जितने भी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो अलहदा से तो एक्सेस कर ही सकते हैं आप उनको, बीइंग द ग्लोबल वेरिएबल, लेकिन वो ग्लोबल्स नाम की एक कलेक्शन के अंदर, एक एरे के अंदर भी खुद ब खुद एंटर हो जाते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी है कि आपने दो वेरिएबल बनाए x 75 एंड y इज इक्वल टू 25। दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड देम आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। A variable that is declared within the PHP tag, okay, within the PHP tag and outside the function, that is called global variable. These both variables are global variables. So, and how can we access them? We can access them by their name. हम सिर्फ और सिर्फ x लिखेंगे तब भी हम इनको कॉल कर सकते हैं $x, लेकिन यहाँ पर उसने हमें कॉल करके दिखाया कि ये दो वेरिएबल्स जैसे ही आपने डिक्लेयर किए ये ग्लोबल्स नाम की एरे में भी चले गए। अब आप ग्लोबल नाम की एरे के अंदर जो है ये किस नाम से गए हैं, आइटम का नेम गया है और उसकी वैल्यू गई है। नेम में चला गया x और वैल्यू में चलेगी 75। दूसरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसके अंदर नेम में चला गया y और वैल्यू में चला गया 25। अब आप इनको इस तरह से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या लिखा, ग्लोबल z, ये नया वेरिएबल डिक्लेयर हो गया z के नाम पर, और ये जो पहले उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली चले गए ये दोनों ऐड हो गए। अब आप देखें कि हम z को जो है ना वो यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। क्यों एक्सेस कर रहे हैं? क्योंकि ये ग्लोबल्स के अंदर हमने डिक्लेयर किया। समझ आ गई? इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जैसे PHP $_ server, ठीक है, is a PHP super global which holds information about the headers, paths and script locations. इसके अंदर हम तीन चीजें जो है ना वो मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो सर्वर नेम क्या है, यानी हमारी लोकेशन क्या है जहाँ पे जाना है स्क्रिप्ट की, पाथ उसका क्या है या हेडर्स क्या है। ये चीजें हम जब मेंशन करते हैं अपने PHP स्क्रिप्ट के अंदर तो वो इसके पास जाके स्टोर हो जाती है। देखें जरा, PHP सेल्फ, ठीक है, PHP सर्वर नेम है, HTTP पोस्ट है, रेफरल है, यूजर। इसको जरा रन करें तो आपको क्या क्या इसकी ऑटोमेटिक मिलती है। ये देखिए सेल्फ की उसने क्या प्रिंट किया है, PHP डेमो ग्लोबल सर्वर डॉट PHP। जो फाइल आपने ये देखें ये भेजी है ना आपने, जिस फाइल को जाके इसने, जो करंट फाइल है उसका नाम आपको PHP सेल्फ में मिलता है, ठीक है। अच्छा, और जिस सर्वर के ऊपर ये फाइल चल रही है उसका नाम है W3 स्कूल। HTTP का होस्ट जो है वो भी क्या है, W3 स्कूल है। HTTP ने रेफर, ये फाइल कहाँ से रेफर होके आई है वो हमारे पास है, ये वाला एड्रेस है PHP show php.sp, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, डेमो_ग्लोबल और सर्वर है। यूजर एजेंट किस ब्राउजर के अंदर आपने इसको रन आउट किया है वो है हमारे पास एप्पल, वेबकिट है, HTML लाइक है और ये है। और इसी तरह स्क्रिप्ट का नाम क्या है, PHP ग्लोबल। यानी यहाँ से हमें हमारी लोकेशन का पता चलेगा, सर्वर नेम का, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी PHP सर्वर के अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर हमारा मकसद जो है वो इन तमाम को डिफाइन करना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको इनका पता चल जाएगा। $, रिक्वेस्ट कैसे यूज़ होता है, इसी तरह पोस्ट क्या है। जो मेजर हमारे पास दो सुपर ग्लोबल्स है ना वो है $पोस्ट और $गेट।
ये दोनों फॉर्म हैंडलिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब हम अपने HTML फॉर्म से डाटा सेंड करते हैं अपने PHP की फाइल को, उस वक्त पोस्ट मेथड यूज होता है या गेट मेथड यूज होता है। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है ये भी अभी आगे हम जब फॉर्म्स को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और दोनों का इस्तेमाल कहाँ पर हमें करना चाहिए और कहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए वो भी हम देख लेंगे। लेकिन इन दोनों को आपने ध्यान से देखना है, ये दोनों हमारे लिए बड़ी क्रिटिकल है। ठीक है, ये देखें आप, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये आपका एक फॉर्म है जिसके अंदर आपने नेम और फॉर्म लिखा है। अब आप इस फॉर्म के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना तो ये डाटा आगे जाएगा और उसके बाद जो करेगा वो तो इसमें मेंशन है ना कि ये क्या करेगा। समझ आ रही है ना? ये डाटा ये करेगा कि अगर तो नाम खाली है तो लिख देगा नेम इज एम्प्टी, अदरवाइज आपका नाम जो है वो शो कर देगा। गौर से देखें जरा इसको, मैं रन करूंगा। ये आपके पास एक फाइल है, आप सबमिट पर बटन क्लिक करते हो, अगर तो आपने नाम नहीं लिखा तो मैसेज आ जाएगा इधर ही, नेम इज एम्प्टी। और अगर आपने लिखा है तो फिर यहाँ पर जहाँ पे है ना नेम इज एम्प्टी, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। अब ये PHP चल रही है। अब यहाँ पर दो चीजों को देखें, PHP का स्क्रिप्ट चल रहा है और आउटपुट कहाँ दे रहा है, उसी फाइल के अंदर। ये बहुत अहम है। इसके लिए आप देखें कि हमने जब इसको सेंड किया PHP के मेथड को, ये देखें हमने लिखा पोस्ट, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एंड एक्शन के आगे हमने क्या लिखा, $, PHP इको PHP सेल्फ के, यही फाइल है इसकी, इसी फाइल को आपने कॉल करना है। अदरवाइज यहाँ पर हम नाम लिखते थे कल, आपने यहाँ हमने उस PHP स्क्रिप्ट का नाम लिखना होता है जिसने इसको हैंडल करना होता है, जो सर्वर पे मौजूद होता है। अच्छा, इस लाइन को फिलहाल आप भूल जाएं। ठीक है, अब इसने उसी के अंदर स्क्रिप्ट कर दिया। ये है पोस्ट के जरिए। इसी तरह हमारे पास गेट का भी है। ठीक है, गेट के जरिए भी हम इसको भेज सकते हैं। गेट में भी इसी तरह की एग्जांपल आपको मिलेगी कि आप गेट के जरिए जब भेजेंगे, देखेंगे आपने लिखा टेस्ट, सब्जेक्ट है PHP और इसको $गेट के साथ टेस्ट करें गेट को, तो आपको नजर आ जाएगा कि स्टडी PHP है W3 स्कूल्स। तो ये गेट का वेरिएबल है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सुपर ग्लोबल्स की समझ, सिंपल सुपर ग्लोबल्स आर स्पेशल PHP रिजर्व्ड एरेज एंड वेरिएबल्स व्हिच होल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी में ग्लोबल वेरिएबल स्टोर होंगे, किसी में सर्वर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, किसी में हमारा HTTP रिक्वेस्ट का डाटा स्टोर होगा, किसी में हमारा फॉर्म का डाटा स्टोर होगा। समझ आ रही है ना? ये डिफरेंट किस्म की एरेज है। हम इसके अंदर जो टास्क आज परफॉर्म करना चाहते हैं, जिसको सीखना चाहते हैं, वो टास्क हमारी है, हम फॉर्म हैंडलिंग सीखना चाहते हैं, जो सबसे बेसिक और प्राइमरी टास्क है आपकी PHP की। PHP हम यूज करते हैं कि जब हम अपने डायनामिक वेबसाइट्स के ऊपर अपने ब्राउजर के अंदर मौजूद डाटा को सर्वर के ऊपर जो है वो प्रोसेस करवाना चाहते हैं। वो प्रोसेसिंग जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वैलिडेशन भी हो सकती है, वो प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड वैलिडेशन भी हो सकती है, और वो प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ सेविंग इंफॉर्मेशन इनटू योर डेटाबेस और गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डेटाबेस भी हो सकती है। दोनों किस्म की हो सकती है। सबसे पहले हम फॉर्म हैंडलिंग को देखते हैं कि फॉर्म को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। सबसे पहली टास्क, अच्छा जी, ये सिंपल HTML फॉर्म है और इसके अंदर देखेंगे कि हम क्या यूज कर रहे हैं। ये हमारा कोड है, इस कोड को आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, ये देखें जी, कंट्रोल न्यू, कंट्रोल V एंड कंट्रोल S, कोई भी नाम हमने इसको दे दिया, PHP फॉर्म हैंडलिंग .html। अब मैंने इसको HTML इसलिए रख लिया क्योंकि इस मेरी पूरी फाइल में कोई PHP स्क्रिप्ट नहीं है। अगर हम गौर से देखें ना, इसमें मैंने PHP का कोड नहीं लिखा होगा, और समझ आ रही है ना? अगर PHP का कोड होता देन मुझे इसकी एक्सटेंशन .php ही रखनी पड़ती। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे कह रहा हूँ ये मेरे PHP के दो कंट्रोल हैं जो मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, इसकी आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं, ये नेम है, ये ईमेल है और ये सबमिट है। इस फॉर्म के अंदर मेरे पास कितने कंट्रोल है जी? 3। ठीक, मैं इसकी इंडेंटेशन करता हूँ ताकि आपको उसकी समझ आए। देखें ये 3 कंट्रोल हैं जी मेरे, एक इनपुट बॉक्स है और एक मेरे पास बटन है। जब आप इनपुट टाइप सबमिट लिखते हैं ना, तो ये बटन होता ही वो बटन है जिसने आपके फॉर्म को सर्वर पे सबमिट करना होता है। ठीक है, आपने जब फॉर्म को डिक्लेयर किया, दो चीजें आपने वहां
जो है ना वो मेंशन किए हैं। एक्शन के आगे आपने लिखा वेलकम डॉट पीएचपी। मुबशर साहब, इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म जाके सबमिट होगा तो इसको वेलकम डॉट पीएचपी जो है वो सर्विस करेगी। जो भी उसने इसके साथ करना है वो वेलकम डॉट पीएचपी ने करना है। अभी वेलकम डॉट पीएचपी में क्या है ये भी हमने नहीं पढ़ा, वो फाइल हमने अलहदा से लिखनी है। और मेथड कौन सा यूज होगा? पोस्ट का, यानी गेट या पोस्ट दोनों में से एक यूज हो सकता है। बात समझ में आ गई? अब जरा देखें, आपने यहाँ लिखा नेम के अंदर एच ए पी आई बी एंड एच यू क्यू 79@gmail.com सबमिट किया आपने। अब जब आप सबमिट पे बटन कर रहे हैं, अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपकी वेलकम डॉट पी एच पी से आएगा। रिस्पॉन्स क्या आया? वेलकम हबीब, ठीक है, एंड योर ईमेल एड्रेस इज दिस, यानी उसने हमसे लिया और हमें वेलकम किया और हमारे ईमेल एड्रेस को शो कर दिया। और ये जो उसने शो किया है ये उसी फाइल में शो नहीं किया। बात समझ में आ गई? अब इसको वेलकम डॉट पीएचपी ने क्या किया, उसका कोड देखिए जरा नीचे। ये वेलकम डॉट पीएचपी का कोड था, और से देखिएगा। ये कोड भी ध्यान से समझना है आपने। कंट्रोल एन और वी, कंट्रोल एस, वेलकम डॉट पीएचपी। ये देखिए बॉडी, बॉडी के अंदर आपने लफ्ज लिखा वेलकम, ऐसे ही उसके बाद आपने लफ्ज लिखा योर ईमेल एड्रेस। वेलकम के आगे आपने ये पीएचपी का टैग यूज किया यहाँ तक। तो बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें आपने क्या लिखा है? आपने सिर्फ ये लिखा है इको, यानी प्रिंट कर दो, डॉलर साइन पोस्ट और ब्रैकेट्स में लिख दिया नहीं। ब्रैकेट्स में क्या लिख दिया? नहीं। क्या हुआ इधर देखें जरा, आपने ये जो इनपुट बॉक्स बनाया था इसका नाम आपने क्या रखा था? नेम रखा था ना। जो आप इनपुट बॉक्स का नेम रखेंगे ये ऐसे ही है जैसे आपने वेरिएबल का नाम रखना होता है। अब इस इनपुट बॉक्स की जो पहचान है, जो नाम है, वो क्या है? ये नेम के कॉलम में जो आपने लिखा है। लेट्स सपोज मैं इसको फुल नेम कर देता हूँ, ठीक है, फुल नेम। अब जब मैंने इसको फुल नेम किया है तो मैं यहाँ पर, यहाँ से इसको एक्सेस भी ऐसे ही करूँगा फुल नेम के साथ। समझ आ रही? अच्छा, क्या कहा मैंने कि जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये सारे फॉर्म किसके पास चला जाएगा? वेलकम डॉट पीएचपी। अब सुन लें, यहाँ पर पोस्ट क्या करता है? आपके फॉर्म के अंदर मौजूद सारे कंट्रोल्स जो है ना वो सुपर ग्लोबल जो पोस्ट नाम का वेरिएबल नहीं हम पढ़ के आए उसके अंदर चले जाते हैं। नहीं समझ आई? ये मेथड हमने पोस्ट लिखा ना, तो ये सारे कंट्रोल्स इस तरह जाके उसके अंदर जो है ना वो फिल हो जाएंगे। यानी जैसे ही आपका ये वाला कॉलम जो है ना वो देखें विन वर्ड, विन वर्ड है, इंसर्ट टेबल टू कॉलम 3। जैसे ही आपने इसको फिल किया, ठीक है जी, ये आपका डॉलर पोस्ट के नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि उस पर मौजूद है। जैसे ही आपने सबमिट किया, उसका मेथड पोस्ट था। आपके फॉर्म के अंदर पहला कंट्रोल क्या था? उसका नाम क्या था? नेम। यहाँ नेम लिखा जाएगा और यहाँ जो भी आप टाइप करेंगे वो आ जाएगा। आपने लिखा, जो लिखा आपने, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपके पास दूसरा क्या था? ईमेल। ये देखिए ये ईमेल हो जाएगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। और तीसरा क्या है आपके पास? बटन है ना, और वो कौन सा है? जाना इसमें भी उधर ही है, लेकिन हमने इन दोनों को यूज करना है। अब पीएचपी की फाइल के अंदर आपको वो जो इनपुट बॉक्स जो आपने भेजा है वो कैसे मिलेगा? डॉलर साइन पोस्ट, कैपिटल में डॉलर साइन अंडरस्कोर POST पोस्ट। ये देखें जिस तरह एरे को हम डिक्लेयर करते थे, आप सिर्फ 0 लिख दें आपको पहले वाला मिल जाएगा। समझ आ रही है? नेम मिल जाएगा आपको, नेम वाला इनपुट बॉक्स जो उसमें लिखा होगा था वो आपको मिल जाएगा। समझ आ रही है? लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने ना नेम से यूज करना है उसको, 0 1 2 3 से नहीं यूज करना। तो उसके लिए फिर आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आप डबल कोटेशन के अंदर जो है ना वो उसका नाम लिखेंगे। आपके इनपुट बॉक्स का नाम नेम था, ये आपको पहला मिल गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? अंडरस्कोर POST पोस्ट और ईमेल।
हाँ जी, पता चला या नहीं चला? आप फॉर्म सबमिट करोगे, आपके फॉर्म का तमाम डाटा $पोस्ट की एरे में जाके इस तरह से रिजाइड कर जाएगा। अब आप एरे में से आपने डाटा निकालना है, जिस तरह हम आम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे में से निकालते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हमने इससे पहले जितनी भी एरेज पढ़ी हैं उनमें इंडेक्स के जरिए वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पर हम इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स का नाम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जाकर इस एरेज को पढ़ेंगे ना तो इसमें ये मेंशन है कि जो पीएचपी की एरे होती है उसके अंदर कैसे क्रिएट होती है कि नेम कॉमा वैल्यू, नेम कॉमा वैल्यू, यानी दो तरीकों से जो है ना वो उसके अंदर ऐड होती है। बात की समझ आई या नहीं है? अच्छा, अब इस स्क्रिप्ट को देखें कि इसने क्या किया। ये बिल्कुल ये आपका HTML गया, ये वेलकम पीएचपी थी। वेलकम पीएचपी ने क्या वापस दिया आपको? आपने इक्वल लिखा ना, जब इको लिखा ना तो इस पीएचपी ने आपको वापस जवाब देना है, क्योंकि इको का मतलब है ब्राउजर में प्रिंट करो। समझ आ रही है ना? क्या प्रिंट किया इसने? वेलकम वैसे लिखा गया और इसमें से हमने लिया डॉलर फुल नेम, जो उसका नाम है, जो इनपुट में लिखा हुआ था वो आगे आ गया। योर ईमेल यहाँ पर क्या दिया? दिया ब्रेक करके नीचे वाली लाइन में चले जा। उसके बाद योर ईमेल इज इक्वल टू इको $पोस्ट एंड ईमेल। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इस तरह आपका फॉर्म आपके ब्राउजर से जाता है और आपकी जो पीएचपी की फाइल है उसको सर्विस करती है। अब यहाँ पर आप जो लिखोगे वो हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखते हो, समझ आ रही है? और वो डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है वो आगे जाके आपके फॉर्म को जो है ना वो सबमिट कर देती है। मैं उसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल, वो एग्जांपल देखिएगा। GIC SMDC पैनल, जो कल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना? ये देखिए, इसके अंदर मैं आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन वाली फाइल थी ना, ये फाइल एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर आ गया, इसमें दोनों फाइलें खोल के दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। ये पब्लिक HTML खुल गया, उसके अंदर ये हमारा टेस्ट का फोल्डर खुल गया, ठीक है जी। और टेस्ट के फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट, ये रजिस्टर है, हाँ जी ये रजिस्टर है, इसको खोला, ये खुल गई, ठीक है। अच्छा, ये देखिए रजिस्टर में क्या है कि जनाब यूज कोड एडिटर, ताकि ना थोड़ा सा बेहतर कोड नजर आए, ठीक है। डिव आईडी रैपर टॉप लिंक्स लिंक्स आ गया नहीं, ये और फाइल खुल गई। यहाँ से हम देते हैं लॉगिन, टेस्ट ही खुला हुआ है, क्रिएट PHP, क्रिएट यूजर, ये देखिए क्या लिखा, फॉर्म एक्शन के आगे क्या लिखा, create.php। समझ आ रही? Ctrl+A+C, और ये मैं आपको एक फॉर्म बताता हूँ, यानी लॉजिक वही है। अब ये भी उसी तरह का एक फॉर्म है, ठीक है। create user.html, सही नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये किस फाइल को जाके, create.php को, इसका कोड भी हम वहां से अपने सर्वर से उठाते हैं। create.php, ठीक है। इसको भी कोड एडिटर में खोला, एडिट, ओके, और इसका कोड भी मैंने उठाया और उठा के Ctrl+N Ctrl+V Ctrl+S, क्रिएट यूजर डॉट क्रिएट डॉट PHP प्लस। अभी आप इसमें देख सकते हैं
ठीक है जी। अब लॉजिक यही है, ये फॉर्म है, वेलकम में गया और वेलकम में आपने क्या किया, सिंपल उसको प्रिंट करवा दिया। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये वही लॉजिक है, ये आपका फॉर्म है जिसमें आपने रोल नंबर, नेम, फादर नेम और कई कुछ है। इसको आप क्रोम में खोलें तो आपको नजर आ जाएगा कि ये क्या है। ये आपने 4 फील्ड और सबमिट लगाया, वहां 2 थे और सबमिट लगाया हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर आप क्या करते थे कि वो आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये जनाब क्रिएट क्या करेगा, देखें जी, क्रिएट ने शुरू यहाँ से किया। देखो सबसे पहले तो उसने ना जो डाटा नहीं आया उसको गेट किया। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप बजाय डॉलर साइन पोस्ट और को बतौर वेरिएबल यूज करने के, आप इसमें से डाटा उठा के ना पहले वेरिएबल्स में रखें। समझ आ रही है? ये मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और प्रोग्राम। और ये जो पोस्ट के पास ये चारों आए थे ना, इन चारों को पोस्ट की एरे में से निकाला और इनमें रख लिया। हाँ जी, समझ आई है कि कोई? जी है? थोड़ी सी कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए है कि आप देखें कि हमने यहाँ पर क्या किया था। आप जरा इस स्क्रिप्ट को देखें कि यहाँ पर मैंने क्या किया था कि डायरेक्ट इसी को यूज किया था, है? यानी डायरेक्ट मैंने ग्लोबल वेरिएबल से प्रिंट करवा दिया। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि हम ये काम ना करें, हम ये काम करें, हम ये करें कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊं डॉलर साइन, ठीक है, योर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ से मैं इसके जरिए जो है ना इसमें से वैल्यू निकाल, ये देखिए, ठीक है। और इको में मैं बजाय वो ग्लोबल देने के मैं क्या दूं, डॉलर साइन योर नेम। हाँ जी, अब समझ आई? ठीक है ना? हाँ जी, देखो ना, आपने अपनी वेरिएबल को 5-6 जगह पे यूज करना हो तो आपको बार बार क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर साइन, अंडरस्कोर, पोस्ट, ब्रैकेट शुरू, डबल कोटेशन। समझ आ रही है ना? लेबर बढ़ गई ना आपकी, याद रखना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए मैंने क्या किया, ये देखें, इसके अंदर मैंने वो जो चारों वैल्यूज थी ना उनको आरएनओ में ले लिया। ये 4 वेरिएबल और एरे में से उठा के वेरिएबल। अब मुझे ना एरे याद करने की जरूरत, ना मुझे इनपुट बॉक्सेस के फील्ड नेम याद करने की जरूरत। बात समझ में आई है नहीं है? ये मैंने उठा लिए। अब मैंने इसमें क्या किया, ये जनाब सिंपल कोड है। मैंने जनाब डेटाबेस अपनी खोली है, डेटाबेस खोल के और इन चारों वेरिएबल्स को डेटाबेस में जाके स्टोर करवा दिया। तो समझ आई कि नहीं? अगर वो प्रिंट कर सकता है तो वो कैलकुलेट भी कर सकता है, वो वैलिडेट भी कर सकता है, वो डेटाबेस में डाटा को लिखवा भी सकता है, डेटाबेस में से डाटा को गेट भी कर सकता है। डेटाबेस में आप देख रहे हैं ना, लॉजिक वही है। गौर से देखिए, लॉजिक में तब्दीली नहीं आई। HTML फॉर्म, पोस्ट के जरिए डाटा भेजा, आगे आपका वो जो सर्विस करने वाली फाइल है, जो PHP स्क्रिप्ट है आपका, उसमें आपने जो लिखा वो आपको नजर आ गया। अब आप देखें, इसमें वो सारा काम करेगा, करने के बाद वो क्या करेगा, इको। हाँ जी, इको के बाद वो इस फाइल में चला जाएगा, एक तो ये लिंक देगा और आपको क्या कहेगा, क्लिक हेयर टू गो टू एडवन पैनल, और एक मैसेज इसके ऊपर शो करेगा कि न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो ये मैंने डेटाबेस में रख दिया है। ये सिंपल लिया और रिकॉर्ड करवा दिया, इसमें वैलिडेशन इन्वॉल्व नहीं है। बशीर साहब समझ आई? मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि फॉर्म के डाटे को हमने भेजना है और आगे उसको किस तरह से PHP स्क्रिप्ट ने सर्विस करना है। बात समझ में आ गई? ठीक हो गया। अब ये 2 चीजें आपकी लिए क्लियर हो गई। ये यहाँ से गया, यहाँ आ गया। ओके, अच्छा, अब बात आ गई हमारे पास अगली तीसरी। ये देखिए, ये आपके पास एग्जांपल है। ये आपने गेट और पोस्ट, गेट से करेंगे क्या होगा, गेट से नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिंपल ये सारा कुछ लिखा हुआ है। गेट के साथ अगर आप डाटा को भेजेंगे तो वो डाटा आपके ब्राउजर में अनसिक्योर वे से जाएगा, ठीक है। आपकी एड्रेस बार में तमाम वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज भी मौजूद होंगी, ठीक है। अगर आपका डाटा सेंसिटिव नेचर का नहीं है तो आप गेट को यूज कर लें, बट अगर आपका डाटा सेंसिटिव नेचर का है तो नेवर यूज गेट, यूज ओनली पोस्ट मेथड, ठीक है। पोस्ट मेथड में एड्रेस बार के अंदर आपका डाटा शो भी नहीं होगा, वेरिएबल नेम शो भी नहीं होंगे, और जो जाएंगे तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर जाएंगे। ये सिंपल फर्क है गेट में और
पोस्ट में। यहां तक बात की समझ आ गई। अब हम पहली टास्क सीखते हैं। पहली, ये फॉर्म से डाटा ने जाना था, ठीक है। अब हम अगली टास्क, जो पहली टास्क सीखते हैं, वो देखें जी क्या है, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई। तो ये था PHP के अंदर आप फॉर्म में कंट्रोल्स किस तरह से लगाएंगे और उन कंट्रोल्स का डाटा PHP सर्वर पर कैसे पहुंचेगा और सर्वर पर मौजूद फाइल उनको किस तरह से रिसीव करके किस तरह प्रोसेस करके फिर उसका रिस्पॉन्ड देगी। जो रिस्पॉन्ड आपने देना है वो सारा इको से देना है। इको के अंदर पूरा HTML का कोड लिखा जा सकता है, पूरा। समझ आ रही है ना? इको के अंदर जो जो लिखेंगे, जो टैग यूज करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, जो CSS लगाएंगे, वो सारी की सारी उसके ऊपर चलेगी। बाकी यहां तक समझ आ गई? ठीक है।